हेलो फ्रेंड्स, आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, एंड्रॉइड में कहाँ यूज आते हैं और उनको इंटीग्रेट कैसे करना है, यानी कि उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर। यानी कि आपको एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें कैसे फ्रैगमेंट को इंटीग्रेट करना है, कहाँ पे इंटीग्रेट करना है और क्यों उसकी जरूरत पड़ती है फ्रैगमेंट को यूज करने की आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले फ्रैगमेंट को समझने के लिए फ्रैगमेंट का टर्म समझते हैं कि फ्रैगमेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्रैगमेंट को अगर मैं हिंदी में समझाऊं, मतलब हिंदी में कन्वर्ट करें तो फ्रैगमेंट का मतलब होता है पीसेस, यानी कि टुकड़े। तो कोई भी चीज के अगर मैं टुकड़े कर देता हूं तो हम उसको कहते हैं फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे हम इसको किससे रिलेट करेंगे, हमारी यूआई से। तो हमारी जो एक्टिविटी होती है उसको हम टुकड़ों में कन्वर्ट करके एज अ फ्रैगमेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आती है कि कहाँ यूज आ सकता है, मतलब फ्रैगमेंट की नीड क्यों पड़ी है एंड्रॉइड के अंदर। तो सबसे पहली चीज जो है वो है नेविगेशन, कि अगर मेरे को एक ही एक्टिविटी से, मतलब एक ही जगह से मेरे को यूजर को अलग अलग स्क्रीन पे के ऊपर नेविगेट अगर करवाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, फ्रैगमेंट को यूज करूंगा। या फिर बात आती है कि अगर मेरे को किसी स्क्रीन के पार्ट को रीयूज करना है, यानी कि स्क्रीन के पार्ट को मैंने 3-4 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, यानी कि सिंगल लेन, मल्टी लेन, तो उसको रीयूज करना है कि भाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कहीं क्लिक हो तो राइट हैंड साइड में कुछ और यूआई में चेंजेस आए, थर्ड पे क्लिक हो तो कुछ और चेंज आए, फोर्थ पे क्लिक हो तो कुछ और चेंज आए। तो ये सारी चीजों के लिए एंड्रॉइड के अंदर फ्रैगमेंट का यूज किया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो फ्रैगमेंट हमने समझा कि फ्रैगमेंट होता क्या है, क्यों यूज आता है। अब फ्रैगमेंट की जो चीजें हैं वो सिमिलर होती है एक्टिविटी से, मतलब कि जैसा आपका एक्टिविटी होता है वैसा ही आपका सेम फ्रैगमेंट भी होता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि फ्रैगमेंट बाय डिफॉल्ट नहीं चल सकता, यानी कि एक्टिविटी को आप इंडिपेंडेंटली चला सकते हैं, लेकिन फ्रैगमेंट को आप इंडिपेंडेंटली नहीं चला सकते, उसको हमेशा एक्टिविटी की हेल्प चाहिए। तो फ्रैगमेंट इज ऑलवेज अ चाइल्ड ऑफ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के अंदर ही हमेशा हम फ्रैगमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं। फिर बात आती है फ्रैगमेंट होता है एक जैसा ही है, मतलब एक्टिविटी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो फ्रंट एंड होता है एंड उसका एक बैक एंड होता है, यानी कि एक जावा फाइल होती है और एक एक्सएमएल फाइल होती है। वैसा ही सेम अगर मैं बात करूं फ्रैगमेंट की, तो फ्रैगमेंट का भी उसका एक फ्रंट एंड होता है और उसका एक बैक एंड होता है, यानी उसकी खुद की एक एक्सएमएल फाइल होती है और खुद की एक जावा फाइल होती है। सारी चीजें डिफरेंट होती है, इवन एक्टिविटी की एक खुद की लाइफ साइकिल अलग होती है, फ्रैगमेंट की एक लाइफ साइकिल खुद की अलग होती है। लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि जो चीज कहीं से क्रिएट हुई और फिर वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये जो पीरियड रहा था स्टार्टिंग और डिस्ट्रॉय, मतलब जहां से क्रिएट हुआ था और जहां एंड हो गया, वो जो पीरियड है उसको हम कहते हैं एक लाइफ साइकिल। किसी की भी, आप ये नॉन लिविंग थिंग की भी होती है, लिविंग थिंग की भी होती है, और अगर इनकी मैं बात करूं तो एक्टिविटी की भी एक लाइफ साइकिल होती है। वैसे ही एक फ्रैगमेंट की भी एक लाइफ साइकिल होती है कि कब फ्रैगमेंट जो क्रिएट होता है, इनिशियलाइज होता है, और कब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो सारी चीजें डिफरेंट होती है, एक्टिविटी की अलग होती है और फ्रैगमेंट की अलग होती है। बट एक ही डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में, जो ये है कि एक्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंटली आप कहीं पे भी लगा सकते हो। एक स्क्रीन को ओपन करना है तो आप एक्टिविटी को कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्रैगमेंट को इंडिपेंडेंटली लगाना है तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको किसका रेफरेंस चाहिए, एक एक्टिविटी का, यानी कि एक्टिविटी के अंदर ही हमेशा आपका फ्रैगमेंट जो है वो लगेगा। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं फ्रैगमेंट्स के। ये जो फ्रैगमेंट का आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये है आपका लार्ज स्क्रीन के लिए, यानी कि टैबलेट के लिए। तो जब भी आप टैबलेट के अंदर सेटिंग्स या ऐसी बहुत सारी एप्स होती है जहाँ पे नॉर्मल, अगर मैं बात करूं जैसे फोन की जो आपका होता है, फोन की स्क्रीन की साइज ऐसी होती है, तो फोन की स्क्रीन की साइज के अंदर अगर आप नेविगेशन ड्रॉअर देखोगे, नेविगेशन ड्रॉअर यानी टूल बार के अंदर से 3 लाइंस होती है, आप स्लाइड करते हो उसको साइड मेन्यू भी कहते हैं, स्लाइड मेन्यू भी कहते हैं। तो वो मेन्यू जो साइड से आता है वो जब टैबलेट में दिखता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। तो वो क्या कहते हैं, जो साइड से जो मेन्यू आता है, क्योंकि उसमें फोन की स्क्रीन में इतनी स्पेस नहीं होती कि मेन्यू भी दिख सके और राइट हैंड साइड में जो मेन्यू के ऊपर क्लिक हो रहा है उसका फ्रैगमेंट भी दिखा सके, यानी कि उसका जो यूआई है वो भी दिखा सके। तो इसीलिए वहां पे एक साइड मेन्यू बन जाता है। जब मैं बात करूं लार्ज स्क्रीन की या लैंडस्केप मोड की, तो उस केस में क्या होता है, आपके पास इनफ स्पेस होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टैबलेट की स्क्रीन साइज के अंदर अगर नेविगेशन ड्रॉअर लगता है तो वो कैसा लगता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो ड्रॉवर के आइटम्स है वो दिख जाते हैं और राइट हैंड साइड में जो यूआई है वो दिख जाती है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रीयूजेबिलिटी हो रही है, मतलब एक एक्टिविटी को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर रखा है। एक जगह कुछ अलग यूआई दिख रही है, दूसरी जगह कुछ अलग यूआई दिख रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मल्टी लेन कहते हैं। जैसे आप हाईवे पे जाते तो जैसे नॉर्मल रोड होती है आपकी सिंगल लेन होती है, हाईवे पे जाते तो मल्टी लेन होती है। दैट मीन्स क्या होता है कि एक ही रोड पे मल्टीपल जो व्हीकल्स है वो चल सकते हैं। लेन्स अलग होती है, अगर जो सब राइट मोस्ट है वो सबसे, जिनको भी तेज जाना है वो उस साइड से जाते हैं, और जो सबसे धीरे चलेंगे वो इन लेफ्ट लेन से चलते रहते हैं। यानी कि सिंगल लेन का मतलब होता है कि एक ही व्हीकल या 2 व्हीकल उसमें जा सकते हैं, लेकिन जब मल्टी लेन की बात करूं तो मल्टीपल व्हीकल्स उसमें जा सकते हैं। वैसे ही सिंगल लेन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं सिंगल लेन है, मतलब एक लेआउट को आप ज्यादा से ज्यादा दिखा सकते हैं।
आप रीयूजेबिलिटी करेंगे तो इसका जो यूआई है वो खराब हो जाएगा और इनडायरेक्टली वो इम्पैक्ट किसको करेगा, यूएक्स को करेगा। लेकिन जहां हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, जहां पे स्पेस अवेलेबल है, वहां हम ये चीज यूज कर सकते हैं, मल्टी लेन का जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं और वहां क्या कर सकते हैं, हम फ्रेगमेंट का यूज बेटर वे में कर सकते हैं कि एक ही एक्टिविटी के अंदर मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स दिखाने और दो डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स में दो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका फ्रेगमेंट ए हो जाएगा, ये आपका फ्रेगमेंट बी हो जाएगा, बट एक्टिविटी एक ही है। ठीक है, इसको अलग से आप मैनेज कर सकते हैं इसकी जावा फाइल के अंदर, इसको आप अलग से मैनेज कर सकते हैं इसकी जावा फाइल के अंदर। और क्योंकि ये एक ही एक्टिविटी में, तो आप इनको एक ही एक्टिविटी से इनको सेट भी कर सकते हैं, मतलब एक ही लेआउट के ऊपर। देन मैं बात करता हूं, ये हो गया हमारा फ्रेगमेंट का फर्स्ट पार्ट जहां पे रीयूजेबिलिटी हमारा मेन फैक्टर था। अब दूसरी बात जहां फ्रेगमेंट यूज होता है वो होता है नेविगेशन के लिए। तो जहां पे स्पेस कम भी है, जहां पे आपको इतनी स्पेस नहीं मिल रही कि आप उसको एक्टिविटी को डिवाइड कर सके आप फ्रेगमेंट्स के अंदर, तो वहां कैसे यूज कर सकते हैं, वहां आप जो है नेविगेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका नेविगेशन ड्रॉवर होता है, बॉटम नेविगेशन होता है या टैब लेआउट होता है। जैसे फ्रेगमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप ऐप आप देखते हैं, उसमें चैट, स्टेटस, कॉल्स, ये क्या है, फ्रेगमेंट्स है। ठीक है, आपको स्क्रीन में यूआई जो है वो चेंज होती हुई दिखेगी, लेकिन एक्टिविटी जो है वो आपकी एक ही है। एक ही एक्टिविटी में मल्टीपल स्क्रीन्स दिख रही है। और कैसे दिख रही है, फ्रेगमेंट्स के अंदर दिख रही है। चैट्स का फ्रेगमेंट लगा हुआ है, स्टेटस का फ्रेगमेंट लगा हुआ है और कॉल्स का फ्रेगमेंट लगा हुआ है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेगमेंट है, क्योंकि आप नेविगेट कर पा रहे हैं। मैं जब चैट के अंदर हूं, मैं डायरेक्टली अगर कॉल्स में जाना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूं। जब कोई भी चीज एक स्टैटिक हो और नीचे का व्यू या ऊपर का लेआउट, नीचे का व्यू या ऊपर का व्यू या यूआई कह सकता हूं मैं, तो एक चीज स्टैटिक रहनी चाहिए, बाकी चीज चेंज होती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फ्रेगमेंट यूज कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पूरी यूआई चेंज हो जाए, तो उस केस में उसने एक्टिविटी को कॉल किया है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप प्रोफाइल पे जाते हैं, तो प्रोफाइल में आप ऊपर का टूल बार के अंदर देखेंगे सब कुछ। अब प्रोफाइल से आप डायरेक्ट चैट में नहीं जा सकते, आपको बैक आना पड़ेगा। तो वहां पे बैक बटन देख लेंगे, तो वो एक अलग अलग जो है वो डिफरेंट एक्टिविटी है। आप किसी चैट के ऊपर क्लिक करते हैं व्हाट्सएप के अंदर, तो वो एक अलग एक्टिविटी है। लेकिन जब मैं मेन होम जो स्क्रीन है व्हाट्सएप की, उसके अंदर आप देखेंगे 3 फ्रेगमेंट्स हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी स्वाइप करते हैं या कहीं पे भी फ्रेगमेंट में जाते हैं, मतलब किसी भी यूआई के अंदर जाते हैं, तो वहां पे एक ऊपर ऑप्शन होता है नेविगेट करने का। तो ये यूआई जो है आपकी और स्ट्रॉन्ग कर देता है कि अगर एक यूजर के पास ये ऑप्शन हो कि वो एक ही जगह से डिफरेंट डिफरेंट यूआईज में जा सके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में जा सके, तो यूआई जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग कर देता है। सेकंड चीज आती है आपकी यही बॉटम नेविगेशन, जो आप देखते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब के अंदर। अगर आप यूट्यूब में भी देखेंगे तो अभी रिसेंटली उन्होंने बॉटम नेविगेशन का यूज किया। बॉटम नेविगेशन जैसे कि आप इस स्क्रीन के अंदर भी देख सकते हैं, तो ये जो आपको नीचे की साइड में मेन्यू दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बॉटम नेविगेशन व्यू। और ऊपर की साइड में यहाँ फ्रेगमेंट स्विच होता है, यानी कि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे एक अलग फ्रेगमेंट ओपन कराऊंगा। इस पे क्लिक करता हूँ सेकंड पे, तो दूसरा फ्रेगमेंट ओपन कराऊंगा। थर्ड पे क्लिक करता हूं तो तीसरा फ्रेगमेंट ओपन कराऊंगा और फोर्थ पे क्लिक करता हूं तो इसी जगह पे फोर्थ फ्रेगमेंट ओपन होगा। यानी कि 4 फ्रेगमेंट, यानी 4 अलग अलग यूआई, उनका अलग अलग बैकग्राउंड लॉजिक। एंड देन आप यूजर को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि वो किसी भी जगह से किसी भी अदर फ्रेगमेंट में जा सकता है। ठीक है, तो ये नेविगेशन का रोल होता है। वैसा ही वैसा थर्ड ऑप्शन आता है आपका इसके अंदर नेविगेशन व्यू के अंदर, वो होता है आपका नेविगेशन ड्रॉवर, जो आप मोस्टली केसेस में प्ले स्टोर के अंदर देखेंगे, जीमेल के अंदर देखेंगे, जो साइड से मेन्यू आता है, जिसको हम साइड मेन्यू भी कहते हैं, स्लाइड मेन्यू भी कहते हैं और नेविगेशन ड्रॉवर भी कहते हैं। ठीक है, ड्रॉवर से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मेरे को जगह नहीं मिल रही है, मेरे को व्यू भी दिखाना है और मेरे को यूजर को ऑप्शंस भी देना है कि भाई इनमें से कुछ सेलेक्ट कर ले या इनमें से कुछ सेलेक्ट करके वो कहीं और स्क्रीन पे जा सकता है, तो उससे ये चीज आई कि ड्रॉवर ओपन, जैसे आपका ड्रॉवर ओपन होता है वैसे ही साइड से एक मेन्यू आएगा, आप उनमें से कुछ भी सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने पे आपका जो भी मेन स्क्रीन है वहां पे फ्रेगमेंट चेंज हो जाएगा, या आप चाहो तो एक्टिविटी भी चेंज करा सकते हो। बेसिकली फ्रेगमेंट चेंज होता है, तो वो उस पर्टिकुलर जो राइट हैंड साइड वाला जो एरिया होता है उस पर यूआई चेंज हो जाती है। दैट मीन्स फ्रेगमेंट चेंज हो गया है, और जैसे ही फ्रेगमेंट चेंज होता है तो वो ड्रॉवर जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ये कोड भी आपको करना पड़ता है जब हम नेविगेशन ड्रॉवर करेंगे आगे आने वाले सेक्शंस के अंदर, क्योंकि आज हम फ्रेगमेंट सीख रहे हैं, देन कमिंग सेशंस के अंदर हम टैब लेआउट सीखेंगे, देन बॉटम नेविगेशन सीखेंगे एंड जो नेविगेशन ड्रॉवर है उसको सीखेंगे। तो ये होता है बेसिकली फ्रेगमेंट्स, जो मैंने आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन बताई है कि कहाँ फ्रेगमेंट यूज आता है। डे टू डे लाइफ में आप जितनी भी एप्स यूज करते हैं उनमें कहाँ यूज आता है, कि कैसे आप अपनी यूआई को, अपने ऐप की यूआई को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं फ्रेगमेंट को यूज करके। अब हम एक बार इसकी जो फ्रेगमेंट की जो लाइफ साइकिल है उसको देख लेते हैं। उसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको पता रहे कि किस मेथड से एक्चुअल में हमारा जो फ्रेगमेंट है वो इनिशियलाइज होता है, क्रिएट होता है, देन डिस्ट्रॉय होता है। तो यहाँ पे आपके सामने एक साइकिल दिख रही है, जहां से
क्रिएशन स्टार्ट होता है फ्रैगमेंट का, और लास्ट में दिखाया गया है कहाँ डिस्ट्रॉय होता है, किस मेथड से डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, इसको समझने से पहले हमको दो चीजें समझनी पड़ेगी, एक होता है अटैच और एक होता है डिटैच। ठीक है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अटैच और डिटैच लाइफ साइकिल के अंदर आता है फ्रैगमेंट की, तो नहीं। अटैच होने के बाद में एक फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, और डिटैच होने से पहले फ्रैगमेंट की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। दैट मींस कि जब फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है तब वो डिटैच होता है एक्टिविटी से। अटैच का मतलब क्या हो गया, नाम से ही समझ में आ रहा है, जुड़ना। यानी कि जब भी हमको एक एक्टिविटी के अंदर फ्रैगमेंट को जोड़ना है तब हम अटैच मेथड कॉल होता है। अटैच से आपका फ्रैगमेंट जो है वो कनेक्ट होता है उस पर्टिकुलर लेआउट के अंदर, देन उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, और जैसे ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है उसके बाद में वो डिटैच हो जाता है ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्टिविटी है उसके रेफरेंस से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स, एक एक करके समझते हैं, फिर उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको ये आइडिया रहेगा। वैसे सारे के सारे मेथड यूज में नहीं आएंगे, जो मेथड यूज में आएंगे, मोस्ट कॉमन यूज में आएंगे, वो आपके ऑन क्रिएट व्यू या ऑन क्रिएट यूज में आएंगे। बट इन मेथड्स के बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कि ये मेथड कब कॉल होता है या ये मेथड भी कॉल होता है, क्योंकि हो सकता है कभी रन टाइम में आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ अगर ओवरराइड इंस्ट्रक्शन सेट करने हैं तो आप कर पाएंगे। मतलब ओवरराइड करना है अगर उस मेथड को और अपने कुछ इंस्ट्रक्शन सेट करने हैं, वहां पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाने हैं, तो आप उस मेथड के अंदर वो काम करवा पाएंगे। तो इनके कुछ मेथड्स होते हैं वो एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑन अटैच, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है। ऑन अटैच का मतलब हो गया कि जब आपकी एक्टिविटी से जो फ्रेगमेंट है वो जुड़ता है तो ऑन अटैच के थ्रू जुड़ता है। देन हम आते हैं ऑन क्रिएट के अंदर। यहाँ पे एक्चुअल में जो फ्रेगमेंट है वो इनिशियलाइज होता है फर्स्ट टाइम जब इनिशियलाइजेशन होता है तो ऑन क्रिएट मेथड से होता है। देन आपका आता है ऑन क्रिएट व्यू, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि यहाँ पे व्यू क्रिएट होगा, यानी कि जब ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है तो इनिशियलाइजेशन होता है वाया जावा फाइल। अब जावा से आपकी एक्सएमएल जुड़ रही है, जैसे कि एक्टिविटी में भी जावा और एक्सएमएल जुड़ती है सेट कंटेंट व्यू से, तो ऑन क्रिएट व्यू मेथड जो रिटर्न करता है वो व्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो व्यू है, जो इसका लेआउट है, वो जुड़ता है आपकी जावा से ऑन क्रिएट व्यू के अंदर। देन आता है ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, ये मेथड तब कॉल होता है जब क्रिएट मेथड कॉल हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो तीनों मेथड है, ऑन क्रिएट व्यू और ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, ये साइमल्टेनियसली मिली सेकेंड्स के डिफरेंस के अंदर ही एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा इनमें टाइम नहीं होता, मिली सेकेंड्स के डिफरेंस से ही एग्जीक्यूट होते हैं, बट इनके ऑर्डर में होता है, पहले ऑन क्रिएट होगा, फिर ऑन क्रिएट व्यू होगा, देन ऑन एक्टिविटी क्रिएट होगा, और ये 1 सेकंड के अंदर भी हो सकते हैं, जस्ट इनमें मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होता है। देन आता है आपका ऑन व्यू स्टेट रिस्टोर्ड, जैसे कि आपका एक्टिविटी के अंदर बंडल सेव्ड इंस्टेंस होता है जहाँ पे इंस्टेंस मैनेज रहता है। जैसे आप एक एक्टिविटी को लेआउट, जो लेआउट है वो पोर्ट्रेट है और पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करते हैं या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट करते हैं, तो आपको सेव्ड इंस्टेंस की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जो आपका ऑन व्यू स्टेट रिस्टोर्ड है, ये तब कॉल होता है जब स्टेट वापस रिस्टोर करता है फ्रेगमेंट का, तो वो किससे होता है, ऑन व्यू स्टेट रिस्टोर्ड से। देन हम आ जाते हैं ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम एंड ऑन पॉज। इनको समझते हैं। ऑन स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका फ्रेगमेंट यूजर को विजिबल हो रहा है तो ऑन स्टार्ट मेथड से ही हुआ है। ठीक है, तो जब भी विजिबिलिटी आती है यूजर के सामने, वो फ्रेगमेंट लोड हो जाता है। अब आप बोलोगे कि वो तो ऑन क्रिएट के जस्ट बाद हो जाना चाहिए, हाँ हो जाना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं वो विजिबल हो। जैसे कि आप चैट्स वाले फ्रेगमेंट में हो, तो जब भी टैब या ऐसी कोई फंक्शनलिटी होती है जिसके आसपास हमको फ्रेगमेंट्स रखने होते हैं, यानी कि जब हम स्लाइडर वाला कुछ काम करते हैं उसमें फ्रेगमेंट्स को लोड करते हैं, तो उसके जो एडजेसेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पहले से लोडेड रहने चाहिए, सिर्फ हमको उनको विजिबल कराना होता है। ठीक है, क्योंकि रन टाइम में स्लाइड होते होते वो क्रिएट नहीं होगा, क्रिएटेड पहले ही रहेगा। एडजेसेंट मतलब कि ये आपका आपका एक फ्रेगमेंट है, तो इसके साइड वाला फ्रेगमेंट स्लाइड होने पे और इधर से स्लाइड होने वाला एक फ्रेगमेंट, वो दोनों तैयार रहते हैं। सिर्फ वो विजिबल और इनविजिबल होंगे अगर मैं स्लाइड इधर उधर करूंगा। तो ऑन स्टार्ट तब होता है जब वो यूजर को विजिबल है। देन ऑन रिज्यूम और ऑन पॉज का मतलब क्या है, जब वो इंटरैक्टिव नहीं है। इंटरैक्टिव इन द सेंस कि ओपन तो है, विजिबल भी हो सकता है, लेकिन यूजर का उसके ऊपर कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई डायलॉग बॉक्स आ गया या कोई भी अदर ओवरले स्क्रीन आ गई, तो उसका इंटरेक्शन जो है उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे खत्म हो गया, तो वो किस मोड में चला जाता है, ऑन पॉज मोड में चला जाता है। और जैसे ही उसका इंटरेक्शन वापस स्टार्ट हो जाता है तो वो वापस किस में आता है, ऑन रिज्यूम मोड में आ जाता है। ठीक है, देन आपका आता है ऑन स्टॉप। ऑन स्टॉप तब होता है जब जैसे ही वापस विजिबल होगा तो स्टार्ट से कॉल हो जाएगा, और जैसे ही इनविजिबल हो गया तो ऑन स्टॉप कॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, ऑन डिस्ट्रॉय एंड ऑन डिटैच। तो ये भी साइमल्टेनियसली कॉल होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में ऑन क्रिएट व्यू और ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड कॉल हुआ था, वैसे ही लास्ट में जो है आपका ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, ऑन डिस्ट्रॉय और ऑन डिटैच। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्ट्रॉय व्यू कॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले व्यू डिस्ट्रॉय होगा, मतलब दोनों जैसे पहले जुड़े थे ऑन क्रिएट व्यू के ऊपर, वैसे ही ऑन डिस्ट्रॉय व्यू के ऊपर व्यू क्रिएट होगा, यानी कि रिसोर्सेज फाइल जो भी है वो क्लीन हो जाएगी।
उसके बाद में आपका आता है ऑन डिस्ट्रॉय। यहाँ पे एक्चुअल में आपका जो फ्रेगमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो भी मेमोरी एलोकेशन है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपकी एक्चुअल में लाइफ साइकिल जो है फ्रेगमेंट की वो खत्म होती है, और अब जो है वो आपका फ्रेगमेंट वो डिटैच होता है ऑन डिटैच मेथड से एक्टिविटी से। तो ये एक प्रोसेस रहता है किसी भी फ्रेगमेंट का, जैसे ही वो क्रिएट होता है, मतलब जैसे ही वो अटैच होता है एक एक्टिविटी से और कब वो डिटैच होता है, तो उसके बीच का जो प्रोसेस है वो ये रहता है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये तो हमने सीखा कि फ्रेगमेंट क्या होता है, कहाँ यूज आता है, क्या इसकी लाइफ साइकिल होती है, कौन से मेथड्स इसके इनिशियलाइजेशन के लिए काम आते हैं, डिस्ट्रॉय के लिए काम आते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लिया है, तो अब यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं एकदम स्क्रैच से आपको सिखाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। कहीं पे भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे भी आपको फ्रेगमेंट लगाना है, वहाँ पे आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो इंटीग्रेट करने से पहले फ्रेगमेंट को एंड्रॉइड के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि दो तरीके से एंड्रॉइड को इंटीग्रेट किया जा सकता है। एक होता है स्टैटिक वे और एक होता है डायनामिक वे। तो स्टैटिक और डायनामिक वे में डिफरेंस क्या है और उनको इंटीग्रेट कैसे करना है, वो दोनों सीखेंगे। सबसे पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, आप पहले से डिफाइन करके रख रहे हो एक्सएमएल के अंदर कि इस पर्टिकुलर लेआउट के ऊपर मेरा ये फ्रेगमेंट ओपन होगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन के अंदर डिवीजन कर देंगे। एक पर्टिकुलर ऊपर वाली स्क्रीन के ऊपर एक अलग फ्रेगमेंट ओपन करवाएंगे और नीचे वाली स्क्रीन के ऊपर एक अलग फ्रेगमेंट ओपन करवाएंगे। यानी कि ये अपन यूज कर रहे हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ द स्क्रीन। मतलब एक ही एक्टिविटी में मैं दो मल्टीपल लेआउट्स को ओपन करवाऊंगा फ्रेगमेंट के थ्रू, और उनपे अलग आप अलग-अलग लॉजिक जो है वो आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा वे होगा डायनामिक वे, जो कि हम नेविगेशन के लिए यूज करेंगे। यानी कि मैं यहाँ पे 3 बटन्स बनाऊंगा और तीनों बटन के क्लिक के ऊपर एक ही एक्टिविटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स एक ही जगह पे हम स्विच करवाएंगे। मतलब पहले बटन के टैब के ऊपर वहां पे कुछ अलग दिखेगा, दूसरे बटन के टैब के ऊपर अलग दिखेगा, तीसरे बटन के टैब के ऊपर अलग दिखेगा। तो पहले हम स्टैटिक वाला तरीका यूज करते हैं। स्टैटिक में हमेशा आपका एक्सएमएल के अंदर आप पहले से प्री डिफाइंड कोड लिख देंगे, और डायनामिक के अंदर क्या होगा कि आपको जावा की जरूरत पड़ेगी। जावा के अंदर हम लिसनर क्लास के अंदर, यानी कि जो ऑन क्लिक लिसनर बनाएंगे बटन्स के, वहां पे हम कोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं स्टैटिक वे के लिए। तो उसके लिए आपको सीधा चलना पड़ेगा एक्सएमएल के अंदर। तो यहाँ पे आ जाते हैं एक्सएमएल में, और यहाँ पे हम कुछ कोड करते हैं जिसके लिए, जहाँ पे हम फ्रेगमेंट्स लगा सकें। अब देखिए, जब भी आपको फ्रेगमेंट को लेना है, ठीक है, एक्सएमएल के वाया, मतलब वाया एक्सएमएल लेना है, मतलब एक फ्रेगमेंट को ही लेना है उस पर्टिकुलर स्पेस के लिए, तब हम क्या यूज करेंगे, फ्रेगमेंट टैग को यूज करेंगे। लेकिन जब बात आती है एक ही जगह पे आपको मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को लोड करवाना है या स्विच करवाना है, रिप्लेस करवाना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं फ्रेम लेआउट, जो कि एंड्रॉइड में पॉपुलरली जाना जाता है कंटेनर नाम से। यानी कि फ्रेम लेआउट को हम फ्रेम कंटेनर भी बुलाते हैं या नॉर्मल कंटेनर भी बुलाते हैं। तो कंटेनर, जैसे कि आपका टेक्स्ट के अंदर आप मल्टीपल टेक्स्ट डाल सकते हो। एक बार टेक्स्ट डाला, फिर दूसरी बार दूसरा टेक्स्ट डाला, तो उसको व्यू करने के लिए क्या होता है, टेक्स्ट व्यू होता है। इमेज के लिए भी इमेज व्यू होता है। वैसे ही आपके फ्रेगमेंट्स के लिए होता है फ्रेम लेआउट। लेकिन जहां बात आती है कि मेरे को फिक्स रखना है कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में एक ही फ्रेगमेंट आएगा, इस पर्टिकुलर एरिया में एक ही फ्रेगमेंट आएगा, तो वहां मैं फ्रेगमेंट को यूज करूंगा। लेकिन जहां एक ही जगह पे मेरे को रन टाइम पे मल्टीपल स्विचिंग करवानी है कि यहाँ पे ये भी आ सकता है, जरूरत पड़ी तो इसको हटा के मैं दूसरा फ्रेगमेंट भी ओपन करा सकता हूँ। यानी कि मोस्टली केसेस में जब हम नेविगेशन वाला तरीका यूज करेंगे कि एक ही जगह पे आपको मल्टीपल लेआउट्स ओपन करने हैं अलग अलग आइटम प्रेस के ऊपर, मतलब आइटम मेन्यू के अंदर आप अलग अलग क्लिक करोगे, जैसे कि आपका बॉटम नेविगेशन, आपका जो टैब लेआउट है व्हाट्सएप के अंदर आप देखते हो जो टैब्स वाला कॉन्सेप्ट है, तो उन सब में नेविगेशन होता है, क्योंकि एक ही जगह पे मल्टीपल स्क्रीन स्विच होती है। यानी कि एक पे क्लिक करते हो तो एक स्क्रीन, दूसरे पे क्लिक करते हो दूसरी, तीसरे पे क्लिक करते हो तीसरी, उसी जगह पे दिखती है। तो यहाँ पे हमको स्टैटिक वे यूज करना है, इसलिए हम पहले फ्रेगमेंट को यूज करेंगे, एंड देन जब हम डायनामिक वाला काम करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, फ्रेम लेआउट को यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस स्क्रीन को डिवाइड करने वाला हूँ टू पार्ट्स के अंदर। तो लीनियर लेआउट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है वेट की। अगर मैं इसको ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दूंगा और दो फ्रेगमेंट्स को लेआउट वेट देके, इक्वल लेआउट वेट देके डिवाइड करूंगा, तो ये जो स्क्रीन है वो वर्टिकली इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं इसके अंदर ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल कर देता हूँ, और यहाँ पे हम टेक्स्ट की जगह क्या लेंगे, फ्रेगमेंट लेंगे। फ्रेगमेंट टैग आपको मिल जाएगा, कैपिटल एफ नहीं, नॉर्मल एफ है, मतलब स्मॉल केस एफ है, फ्रेगमेंट। और यहाँ पे आपको विड्थ हाइट, तो मैं यहाँ पे इसको मैच प्रिंट रैप कंटेंट, और यहाँ पे क्या देते हैं अपन, वेट देते हैं। तो लेआउट वेट मैं दे दूंगा 1। ठीक है, और आईडी देना बहुत जरूरी होता है, तो फ्रेगमेंट की हम आईडी दे देते हैं फ्रेगमेंट 1।
ठीक है, ये मेरा पार्ट 1 है। ऐसा ही मैं एक और बना देता हूँ, फ्रेगमेंट विड्थ मैच प्रिंट हाइट रैप कंटेंट और वेट जो है वो इसको भी इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइड करनी है। अगर आपको 3:2 के अंदर डिवाइड करना होता है तो 3 उधर दोगे, 2 इधर दोगे। ठीक है, या फिर 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है तो वेट आप ऐसे डिवाइड करोगे, मैं 1:1 या 4:4 5:5 एक ही बात है। ठीक है, तो इक्वल प्रोपोर्शन में करना है तो आप इक्वल वैल्यूज दोगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो गया। राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि ये अलग पार्ट और ये अलग पार्ट और दोनों इक्वली डिवाइडेड है। यानी कि अगर मैं इनको लैंडस्केप में भी ओपन करूंगा, चाहे मैं कोई कितनी भी बड़ी स्क्रीन के अंदर ओपन करूं, जो जितनी स्क्रीन होगी उसको वो हाफ में डिवाइड करेगा, इसको एक पार्ट देगा और इसको एक पार्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेगमेंट तो ले लिया है मैंने, फ्रेगमेंट एज अ टैग जहाँ पे मेरा फ्रेगमेंट दिखेगा, पर अभी तक हमने फ्रेगमेंट बनाया नहीं है। तो पहले चलते हैं और फ्रेगमेंट बनाते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट में आना है, तो जो आपका पैकेज नेम होता है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे जा सकते हैं। आप कहीं पे भी इन फोल्डर में कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो फ्रेगमेंट की जो भी फाइल्स होगी वो जावा और एक्सएमएल होगी। तो जावा वाली फाइल ऑटोमेटिकली इस पैकेज के अंदर आ जाएगी और एक्सएमएल वाली फाइल जो है वो आपके रिसोर्स के अंदर लेआउट वाले फोल्डर के अंदर चली जाएगी। तो हम पैकेज के ऊपर ही राइट क्लिक कर देते हैं, जहाँ पे हमारी जावा फाइल्स आती है उसके जस्ट ऊपर जो पैकेज है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। न्यू पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे एक्टिविटी के लिए हम एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको बाय डिफॉल्ट, वैसे ही फ्रेगमेंट के अंदर यहाँ जस्ट आपको दो स्टेप्स नीचे आना है, यहाँ पे आपको फ्रेगमेंट दिख जाएगा। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप इनमें से कोई भी फ्रेगमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइन पर्पज से है, लॉजिक पार्ट तो आपको खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक फ्रेगमेंट चूज कर रहा हूँ। आप जैसे जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट फ्रेगमेंट है, स्क्रोलिंग फ्रेगमेंट है, मैप्स फ्रेगमेंट है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो यूज कर सकते हैं। बट बेटर रहेगा कि अगर आप स्क्रैच से कोई चीज यूज कर रहे हैं तो ब्लैंक से शुरू करें। तो मैं हमेशा ब्लैंक फ्रेगमेंट यूज करता हूं, तो ब्लैंक फ्रेगमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेम है वो आप नेम जैसा काम हो रहा है वैसा नाम दे देना। जैसे कि अगर आपकी चैट स्क्रीन की, अगर आप कोई चैट की फ्रेगमेंट बना रहे हो तो उसका नाम क्या दोगे, चैट फ्रेगमेंट। जैसा काम हो रहा है वैसा नेम दोगे तो उससे आपके रिलेवेंस में रहेगा कि जब भी आपको, क्योंकि देखो जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क करोगे तो आपके पास जावा के अंदर बहुत सारी जावा फाइल्स होगी, जावा फोल्डर के अंदर एक्सएमएल में बहुत सारी एक्सएमएल फाइल्स होगी। तो आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये चीज किसके लिए है या ये पर्टिकुलर जावा फाइल किसके लिए है। तो इसलिए पीछे फ्रेगमेंट ही रहने देना, जैसे एक्टिविटी के पीछे एक्टिविटी, एडेप्टर के पीछे एडेप्टर, फ्रेगमेंट के पीछे फ्रेगमेंट। तो ये आपस में डिफर करवाएंगे कि ये क्लासेस जो है वो एक्टिविटी के लिए है, ये क्लासेस फ्रेगमेंट के लिए है, ये क्लासेस एडेप्टर के लिए। और उन एडेप्टर और फ्रेगमेंट्स और एक्टिविटी के अंदर भी हम ऐसा नेम देंगे जैसा अंदर काम हो रहा है। ठीक है, अभी क्योंकि मैं डमी आपको सिर्फ एक सैंपल प्रोजेक्ट बना के बता रहा हूँ फ्रेगमेंट के लिए, तो मैं ए बी फ्रेगमेंट यूज कर रहा हूँ। आप जैसा काम हो रहा है वैसा नाम देंगे। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। तो यहाँ फिनिश कर देता हूँ मैं। तो यहाँ फ्रेगमेंट क्लास लोड हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो एक जावा फाइल ओपन हो गई और एक एक्सएमएल फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे एक्टिविटी के अंदर जैसे आप एक्टिविटी क्रिएट करते हो तो उसका फ्रंट एंड और बैक एंड साथ में क्रिएट होते हैं, वैसे ही फ्रेगमेंट के अंदर भी जैसे आप फ्रेगमेंट क्रिएट करेंगे तो उसका फ्रंट एंड और उसका बैक एंड साथ में क्रिएट होंगे। तो वैसे ही जावा फाइल और एक्सएमएल दोनों क्रिएट हो चुकी है और दोनों आ चुकी है। अब यहाँ इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, जैसे एक्टिविटी क्लास क्या होती है आपकी, जैसे आप एक्टिविटी को यूज करते हैं तो एक्टिविटी का नेम एक्सटेंड्स, वो नाम से एक्टिविटी है, वो काम से कब बनेगी, जब वो एक्सटेंड किससे होगी, एक एक्टिविटी क्लास से। तो वो किससे एक्सटेंड होती है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। वैसे ही ये फ्रेगमेंट की क्लास है, तो ये नाम से फ्रेगमेंट देने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्सटेंड किससे करना पड़ेगा, फ्रेगमेंट क्लास से। ठीक है, फ्रेगमेंट जो भी आप देते हैं उस समय एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे ही आप फ्रेगमेंट को क्रिएट करते हैं तो आपका जो इंटरनेट है वो एक बार के लिए ऑन होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, जब भी आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर फ्रेगमेंट फर्स्ट टाइम आप क्रिएट करते हैं। क्योंकि कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती है जो डाउनलोड होती है, इंटीग्रेट होती है, देन हम फ्रेगमेंट क्लास को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो तरह की फ्रेगमेंट क्लासेस मिलती है आपको एंड्रॉइड में। पहले जो फ्रेगमेंट क्लास थी वो एंड्रॉइड डॉट ऐप नाम से थी, और अब जो आपको मिलती है वो एंड्रॉइड एक्स डॉट फ्रेगमेंट डॉट ऐप डॉट फ्रेगमेंट। तो ये सपोर्ट डिजाइन लाइब्रेरी के अंदर ये नया फ्रेगमेंट का पार्ट आया है। तो इसीलिए आपको जब भी आपको नया फ्रेगमेंट क्रिएट करना है तो एक बार के लिए आपको इंटरनेट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इस प्रोजेक्ट में जितने भी बार आप फ्रेगमेंट को यूज करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आपको इंटरनेट नहीं देना है तो यहाँ पे एक और क्लास होती है जो कि होती है एंड्रॉइड डॉट ऐप डॉट फ्रेगमेंट। ये क्लास भी यूज आती है। ठीक है, बट ये डेप्रिकेटेड है क्योंकि आने वाले टाइम में ये हट जाएगी। अब जो डिजाइन वाइज जो भी अपडेट्स दिए हैं एंड्रॉइड ने
वो एंड्रॉइड एक्स के अंदर आ रहे हैं, यानी कि सपोर्ट लाइब्रेरी के अंदर आ रहे हैं, तो हम उसी को यूज करेंगे। तो इसीलिए वो इनिशियल फाइल्स जो है वो डाउनलोड होती है, तो इसलिए आपको इंटरनेट चाहिएगा, नहीं तो आपको ऐसे चेंज करना पड़ेगा और नॉर्मल पुराने वाला जो फ्रेगमेंट की क्लास है उसको हम यूज करेंगे। बट जब हमारे पास है कि हम लेटेस्ट जो फ्रेगमेंट क्लासेस एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोवाइड करता है हम उसको यूज करें, इसलिए आपको इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि यहाँ पे एक्सटेंड तो कर रखा है फ्रेगमेंट में, और जैसे आप इसको एक्सटेंड करते हो तो दो जो मेथड है, दो मेथड इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा, एक तो कंस्ट्रक्टर कॉल जो इसके लिए होगी, और एक होता है आपका ऑन क्रिएट व्यू। ये दो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई भी मेथड अभी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। जब रन टाइम में आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे आगे हम इसी सेक्शन के अंदर सीखेंगे कि फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट डेटा कैसे ट्रांसफर करना है, या फिर देखेंगे कि एक्टिविटी से डेटा को कैसे फ्रेगमेंट में ट्रांसफर करना है, या फिर फ्रेगमेंट से डेटा कैसे ट्रांसफर करना है एक्टिविटी के अंदर, या मेथड बनाया आपने कुछ फ्रेगमेंट के अंदर उसको कैसे एक्टिविटी में कॉल करना है, या फिर आपने कोई मेथड बनाया एक्टिविटी के अंदर तो उसको आपको फ्रेगमेंट के अंदर कैसे कॉल करना है। तो उस समय हमको कई मेथड्स जो इसमें बाय डिफॉल्ट आ रखे हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, तो उनको एक एक करके यूज करेंगे, तब आपको अच्छे से उनका मतलब समझ में आएगा। तो अभी सिर्फ हम दो मेथड को रखेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैं यहाँ पे ये जो पूरी चीज है इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये वाला जो आपका कंस्ट्रक्टर है, ए फ्रेगमेंट जो हमने नाम बनाया, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड विद द सेम नेम एज द क्लास नेम बट नो रिटर्न टाइप। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है, जिसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, बट यहाँ उसको मेंशन करना जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन होता है। देन ये जो न्यू इंस्टेंस है, ये फ्रेगमेंट का डेटा सेट करने के लिए, गेट करने के लिए, आर्ग्यूमेंट सेट करने के लिए यूज आता है, तो उसको मैं हटा देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन क्रिएट में हम इस वैल्यूज को गेट कर रहे हैं, तो इसकी भी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, ऑन क्रिएट व्यू की। ठीक है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, इन कमेंट्स की भी हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर भी जो कमेंट्स आ रखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा हैंडल करने के लिए, यानी कि जब भी आप फ्रेगमेंट के अंदर डेटा पास करेंगे वाया आर्ग्यूमेंट्स यूजिंग बंडल, तो उस समय इनकी जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेक्शन जब हम फ्रेगमेंट के अंदर डेटा कैसे पास करते हैं, तो हम इन्हीं सब मेथड को समझेंगे, तो उस समय आपको इनका यूज समझ में आएगा, इसलिए मैंने अभी के लिए इनको हटा दिया। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो ये दो मेथड्स है, एक आपका कंस्ट्रक्टर कॉल है और एक ऑन क्रिएट व्यू है, जो आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इन दोनों चीजों की। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रिक्वायर्ड एम्प्टी पब्लिक कंस्ट्रक्टर, इसके बिना आप इसका ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे। और ऑन क्रिएट व्यू जहां पे एक्चुअल में आपका जो लेआउट है वो कनेक्ट हो रहा है, यानी कि इस लाइन से आपका लेआउट फाइल जो है वो कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो इन्फ्लेटर क्लास होती है, इन्फ्लेटर यानी कि लेआउट इन्फ्लेटर क्लास को हमने रिसाइकलर व्यू में भी यूज किया था, जब हमने लेआउट को व्यू में कन्वर्ट करना था। मतलब हमारे पास लेआउट का जब भी पाथ होता है और उसको व्यू में चाहिए हमको, तो हम लेआउट इन्फ्लेटर क्लास को यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक इन्फ्लेट मेथड होता है। तो यहाँ पे भी वही यूज हुआ है, इन्फ्लेट मेथड। इन्फ्लेट मेथड क्या करता है, आपसे पाथ मांगता है कहाँ पे आपका लेआउट पड़ा है, और रिटर्न में क्या कर दे देगा आपको, ये व्यू दे देगा। तो यहाँ इस मेथड के अंदर इसको रिटर्न टाइप क्या देना है, व्यू देना है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न में ये लाइन लिखी हुई आती है। तो यहाँ इस इन्फ्लेशन पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में आपकी जो एक्सएमएल फाइल है वो एज अ, इस फ्रेगमेंट की जो एक्सएमएल फाइल है वो एज अ व्यू रिटर्न हो रही है। मतलब यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू जो मेथड बताया था, यहाँ पे वो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है आपका फ्रेगमेंट की जावा फाइल और फ्रेगमेंट की एक्सएमएल फाइल। ठीक है, तो ये मेरा एक फ्रेगमेंट बना है। एक्सएमएल में चलते हैं, इसका जो ये हमने जावा के बारे में देखा, अब एक्सएमएल में आ जाते हैं। एक्सएमएल में आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसा आप नॉर्मल लेआउट होता है एक्टिविटी क्लासेस के लिए, वैसा ही सेम लेआउट है फ्रेगमेंट क्लासेस के लिए भी। बट ध्यान, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट फ्रेम लेआउट आता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको रूट टैग फ्रेम लेआउट ही लगाना है। कई बार आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाय डिफॉल्ट फ्रेम लेआउट आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे फ्रेम लेआउट ही लगेगा। नहीं, जस्ट बिकॉज फ्रेगमेंट यूज हो रहा है तो फ्रेगमेंट का जो बाय डिफॉल्ट रूट टैग आता है वो फ्रेम लेआउट आता है। आप जैसा चाहे वैसा लेआउट ले सकते हैं यहाँ पे रूट में। तो अगर आपको लीनियर चाहिए तो लीनियर ले सकते हैं आप, रिलेटिव, कंस्ट्रेंट, ग्रिड, जैसा आपको लेआउट चाहिए वो आप लेआउट यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी इनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ही नहीं देना है, यहाँ पे आपको पूरी डिजाइन करनी है, और उस डिजाइन से रिलेटेड जितना भी आपको लॉजिक पार्ट बिल्ड करना है वो इसके जावा के अंदर बिल्ड करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, जैसे आईडीज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, एक बार के लिए मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। अभी यहाँ पे जो ये टेक्स्ट व्यू है इसकी मैं आईडी फाइंड कर देता हूँ, इसी की मैं आईडी आपको, मतलब आईडी यहाँ दे देता हूँ, और जावा में इसकी जो आईडी है वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे txt, राइट, ठीक है, इस नाम से मैंने यहाँ पे आईडी दे दी है। तो बिना आईडीज फाइंड किए आप जावा में काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आईडी कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पे आपने सिंपल सा क्या किया, एक टेक्स्ट व्यू लिया है,
अब यहाँ पे अगर मेरे को कॉल करना है टेक्स्ट व्यू को, तो अब नॉर्मली क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको ऐसे फाइंड व्यू बाय आईडी करता है। बट यहाँ पे जैसे मैं फाइंड व्यू बाय आईडी कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। अभी तक आप एक्टिविटी क्लास में जब भी फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं आपको मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेट कंटेंट व्यू यूज होता है। ठीक है, तो वो पूरी एक्टिविटी के अंदर आप कहीं पे भी फाइंड व्यू बाय आईडी जो है वो यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली वो कॉल किसको करता है, उस लेआउट को कॉल करता है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा कुछ सेट कंटेंट नहीं हुआ है कि पूरी फ्रेगमेंट के अंदर आप कहीं पे भी फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे तो आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको व्यू की जरूरत है। मतलब कि जिस लेआउट के अंदर आपकी आईडी पड़ी है, मतलब जिस लेआउट के अंदर आपका टेक्स्ट है जिसको आपको यहाँ यूज करना है, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो किस लेआउट में पड़ा है, इसलिए इसी लेआउट में पड़ा है। ठीक है, इस लेआउट का व्यू का रेफरेंस चाहिएगा। तो व्यू अभी हमने देखा कि जो इन्फ्लेट मेथड है वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर लेआउट से इसका व्यू का रेफरेंस ले आएगा और यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या कॉल हो रहा है, रिटर्न के अंदर व्यू डायरेक्टली चला जा रहा है। हमको क्या करना है, सिंपल सा इस रिटर्न दिस स्टेटमेंट को चेंज करना है। रिटर्न देंगे हम स्टेटमेंट, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, व्यू, एक व्यू क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मतलब व्यू को हैंडल कर लूंगा एक वेरिएबल के अंदर। अब अलग से मैं रिटर्न व्यू लगाऊंगा। वो एक ही लाइन में कॉल हो रहा था, हमने इसको तोड़ के दो अलग अलग लाइन में कर दिया। उससे होगा क्या, उससे होगा ये जो व्यू का वेरिएबल है इसको हम यूज करते हुए आईडीज फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ पे जो भी आईडी आपको फाइंड करनी है, जैसे मेरे को फ्रेगमेंट के लिए करनी है तो txt फ्रेगमेंट, तो यहाँ पे आप आईडीज फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि जहाँ पे आपका व्यू क्रिएट हो रहा है और जहाँ रिटर्न हो रहा है उन दोनों के बीच में। और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसमें इस आईडी को पास कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कनेक्शन ऐसे बनेगा। नॉर्मली एक्टिविटीज में कैसे होता है, आप डायरेक्टली फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करते हैं। यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी ऐसे यूज नहीं होगी, व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी यूज होगी। ये चीज आपके लिए नई नहीं है, आपने रिसाइकलर व्यू में भी ऐसे किया। जब हमने लेआउट को सेट किया था तो जो व्यू होल्डर वाला आपका कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर हमने आईडीज फाइंड करी थी रिसाइकलर व्यू के अंदर, तो उसमें भी हमने ऐसे किया था, आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। वैसे ही जब हम डायलॉग बॉक्स करते हैं तो डायलॉग बॉक्स में भी कस्टम डायलॉग के अंदर हम डायलॉग के ऊपर सेट कंटेंट व्यू करते हैं और उसके बाद में डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल फाइंड व्यू बाय आईडी करोगे तो वो एक्टिविटी के अंदर से फाइंड कर देगा, क्योंकि डायलॉग भी उसी जगह लगा हुआ है। तो डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डायलॉग के ऊपर जो लेआउट है उसके अंदर से आईडी फाइंड करेगा। वैसे ही यहाँ पे ये जो व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी कर रहा है वो किसके अंदर से होगा, इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ए नाम का जो एक्सएमएल फाइल है उसके अंदर से आईडी फाइंड की जाएगी। तो इस तरह से आप फ्रेगमेंट के अंदर आईडीज फाइंड कर सकते हैं और अपना जो भी लॉजिक पार्ट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा फ्रेगमेंट ए बन चुका है। अब चलते हैं एक और फ्रेगमेंट बनाते हैं यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे फिर से आपको किस में जाना है, फ्रेगमेंट के अंदर जाना है। तो एक और फ्रेगमेंट हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं फिर से फ्रेगमेंट ब्लैंक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसका नाम चेंज कर देना, नाम कैसा लेना है, जैसा काम हो रहा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज मैं डमी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे एक सैम्पल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसलिए मैं ए फ्रेगमेंट और बी फ्रेगमेंट नाम दे रहा हूँ। आप जैसा काम है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उस स्क्रीन पे पर्टिकुलर कैसा काम कर रहे हैं वैसा नाम देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मैंने जैसे कि पिछले फ्रेगमेंट जब बनाया था तभी मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको इन कमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रख सकते हैं बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दो मेथड की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, बाकी मेथड्स को हम सीखेंगे डेटा पासिंग वाले सेशन के अंदर जहाँ इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर में जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड विद सेम नेम एज द क्लास नेम विद नो रिटर्न टाइप, और एक आपका ऑन क्रिएट व्यू जहाँ पे व्यू इनिशियलाइज हो रहा है। बाकी आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, बाकी जितने भी मेथड्स यहाँ पे हो रहे हैं वो सारे आर्ग्यूमेंट बंडल वाया पासिंग करने के लिए हो रहे हैं। मतलब बंडल के थ्रू जब भी आपको डेटा पास करना होता है तब इन मेथड्स की जरूरत पड़ती है। अब मैं फ्रेगमेंट बी जो है वही चीज, इसका भी जो बाय डिफॉल्ट आपको फ्रेम लेआउट मिलेगा, आप कोई भी लेआउट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका भी बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर देता हूँ जिससे कि हम वहां पे उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो ये मेरा फ्रेगमेंट बी हो चुका है। आईडीज आपको पता है कैसे फाइंड करनी है। अब चलते हैं सीधा मेन एक्सएमएल के अंदर। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इनको कॉल करना है। तो इन फ्रेगमेंट्स को आपको यहाँ पे कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा आपको इन फ्रेगमेंट्स में अंदर आना, एक टैग होता है नेम नाम से, तो एंड्रॉइड नेम इस पे चले जाना है। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ देख सकते हैं सजेशन आने लगे हैं आपको फ्रेगमेंट के। तो फ्रेगमेंट डायरेक्टली नेम से कॉल नहीं होगा, उसके पाथ से कॉल होगा, यानी कि उसके पैकेज जिस पैकेज के अंदर वो आता है। तो हमारे पैकेज के अंदर फिर
फ्रेगमेंट नाम से वो क्लास है, ए फ्रेगमेंट, बी फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे उस पैकेज को पूरा आप देख सकते हैं, कॉम डॉट जो भी पैकेज है मेरा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, एंड देन उसके अंदर हमने क्लास बनाई है ए फ्रेगमेंट और बी फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे मैं ए फ्रेगमेंट दिखाना चाहता हूँ और वैसा ही यहाँ पे नेम लिखना है आपको और यहाँ पे बी फ्रेगमेंट ओपन कर देना है। तो ये क्या हो गया, स्टैटिक वे हो गया। अभी मैं इसको जब चलाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ए फ्रेगमेंट लोड होगा और यहाँ बी फ्रेगमेंट लोड होगा। ठीक है, तो ये स्टैटिकली मतलब क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पहले से इसको डिफाइन कर दिया कि भाई इस पर्टिकुलर पोर्शन पे यही चीज दिखेगी, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे यही चीज दिखेगी। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, फिर इसके बाद में हम डायनामिक कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर हमने ऑरेंज कलर वाला जो फ्रेगमेंट है, मतलब फ्रेगमेंट ए जो है वो आपका मैंने बैकग्राउंड ऑरेंज किया था। यहाँ देख सकते हैं ये लेआउट अलग है, एंड दूसरा जो फ्रेगमेंट है वो मैंने ब्लू कलर दिया था, तो ये रहा ब्लू कलर। और आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही एक्टिविटी के अंदर दो मल्टीपल लेआउट्स वर्क कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली फ्रेगमेंट के थ्रू। तो अब यहाँ पे आप कुछ अलग काम करा सकते हो, यहाँ पे कुछ अलग काम करा सकते हो, इनके बीच में इंटरकनेक्शन भी कर सकते हो, डेटा पास भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, रीयूजेबिलिटी ऑफ द लेआउट ऑफ द एक्टिविटी क्लास। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंस है जो स्टैटिक वे में हमने सीखा है कि स्टैटिकली आप इनको अगर डिवाइड करके, प्रोपोर्शंस को डिवाइड करके अगर आप इनमें फ्रेगमेंट्स लगाते हैं तो वो कैसे पॉसिबल है और उससे कैसे रीयूज कर सकते हैं आप एक पर्टिकुलर लेआउट के अंदर की जो स्क्रीन है। तो ये पहला तरीका है जिसमें हमने देखा कि कैसे आप स्टैटिकली सेट करके स्टैटिकली आप XML के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर आपको कितने फ्रेगमेंट्स दिखाने हैं, उनको इंडिपेंडेंटली आप कंट्रोल कर सकते हैं उनको। तो ये था आपका पहला तरीका एंड्रॉयड के अंदर फ्रेगमेंट्स को इंटीग्रेट करने का, जिसमें हमने देखा कि कैसे स्टैटिक वाइज, मतलब कि हम XML से ये डिफाइन कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन पे कौन सा फ्रेगमेंट आएगा, इस रिमेनिंग प्रोपोर्शन पे कौन सा फ्रेगमेंट आएगा। तो ये था पहला तरीका। अब हम इंप्लीमेंट करते हैं डायनामिक वे, यानी कि हम नेविगेशन वाला वे यूज करेंगे, यानी कि एक ही जगह पे अगर मेरे को रन टाइम में मल्टीपल स्क्रीन रिप्लेस रिलोड करनी है तो वो कैसे किया जा सकता है। तो चलते हैं सीधा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इनको जो हमारी मेन एक्टिविटी की जो XML है उसके अंदर मैं इन दोनों फ्रेगमेंट्स को जो है कमेंट कर देता हूँ, या गॉन कर सकते हो आप अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसी लेआउट के अंदर अब मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, फ्रेगमेंट को लोड करने के लिए फ्रेम लेआउट यूज करने वाला हूँ। तो फ्रेम लेआउट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वापस से एक बार समझ लेते हैं। फ्रेम लेआउट का मतलब क्या होता है, उसको एंड्रॉइड के अंदर कंटेनर से बुलाया जाता है, कंटेनर नाम से बुलाया जाता है। कंटेनर का मतलब ही ये होता है कि कुछ कंटेन करना। तो यहाँ पे वो क्या कंटेन करेगा, फ्रेगमेंट्स को कंटेन करेगा। अब सिंगल फ्रेगमेंट को लोड करने के लिए तो फ्रेगमेंट भी काम आ रहा है, तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को लोड करना, रिप्लेस करवाना, ये सारा जो काम है वो आपका फ्रेम लेआउट करता है। जैसे आपका फोटो फ्रेम होता है, उसके अंदर जो आपका फ्रेम है वो आपकी फोटो हो गई। ठीक है, तो आप उस फोटो के ऊपर एक फोटो लगा सकते हैं या फिर फोटो हटा के दूसरी फोटो लगा सकते हैं और ऐसे मल्टीपल फोटोज को चेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फोटो फ्रेम के अंदर। ऐसा कभी नहीं रहेगा कि ये पर्टिकुलर फोटो फ्रेम आपने एक फोटो के लिए लिया है। ठीक है, अब आपको जरूरत पड़ी तो उसको फोटो को हटाया, आप दूसरी फोटो भी उसमें लगा सकते हैं। वैसा ही आपका फ्रेम लेआउट होता है, उसका नाम भी इसी वजह से पड़ा है क्योंकि वहां पे आप फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे XML में क्या करना पड़ेगा, एक तो मैंने इन दोनों फ्रेगमेंट्स को जो है कमेंट कर दिया है। ठीक है, ये जस्ट आपको बताने के लिए था स्टैटिक वे कैसा होता है इंटीग्रेट करने का और डायनामिक वे कैसा होता है। तो हम डायनामिक वे में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 3 बटन लूंगा ऊपर। ठीक है, 3 बटन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि तीनों बटन के ऊपर मैं 3 अलग अलग फ्रेगमेंट्स को लोड करवाऊंगा। ठीक है, तो 3 बटन ऊपर आएंगे और नीचे वाला जो एरिया होगा ना, वहां पे हम फ्रेम लेआउट लगाएंगे ताकि इन बटन के प्रेस पे अलग अलग लेआउट वहां शो हो। तो चलते हैं सीधा, सबसे पहले हम लीनियर लेआउट ले लेते हैं। तो यहाँ पे बटन की डिजाइन जो है वो मैंने बना दी है और तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया है वेट को यूज करते हुए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लीनियर लेआउट लिया है तो उसमें बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। अब ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को एक नीचे क्या चाहिएगा, यहाँ पे फ्रेम लेआउट चाहिएगा। तो फ्रेम लेआउट ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम लेआउट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
और विड्थ वाइज और हाइट वाइज हमेशा हम इसको मैच पेंट करेंगे, क्योंकि मेरे को फुल स्क्रीन पे दिखाना है। तो बची हुई जो भी रिमेनिंग स्क्रीन है उसके ऊपर ये दिख जाएगा। ठीक है, इसकी हम आईडी ले लेते हैं। इसको मैं कंटेनर बुलाता हूँ, मतलब आप एंड्रॉयड के अंदर इसको कंटेनर से भी जाना चाहता है तो इसलिए आप इसकी आईडी कंटेनर दे सकते हैं, ताकि रिलेवेंट रहे, इजी रहे समझने में कि यार ये फ्रेम लेआउट, क्योंकि कई लोग इसको कंटेनर से जानते हैं, तो इसका हम आईडी कंटेनर दे सकते हैं। हम इसका आईडी जैसा चाहे वो दे सकते हैं, आपको पता होना चाहिए इसका आईडी क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेन एक्टिविटी के अंदर। तो बटन्स की भी आईडी दे रखी है और फ्रेम लेआउट की भी हमने आईडी दे रखी है, तो हम सबकी पहले आईडीज फाइंड कर लेते हैं। तो 3 बटन ले रखे हैं मैंने, तो BTN फ्रैग ए। देखो मैं अभी नाम ऐसा रख रहा हूँ जस्ट क्योंकि डमी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि फ्रेगमेंट्स को कैसे डायनामिकली आपको सेट करना है। लेकिन जब आप रन टाइम में काम करें तो ऐसा नाम देने से बचे। ठीक है, जैसा काम हो रहा है वैसा नाम दे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी आईडीज फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो तीनों बटन की मैंने आईडी फाइंड कर दी। अब तीनों का मैं ऑन क्लिक लिस्टर बना देता हूँ। तो BTN फ्रैग ए डॉट, क्योंकि इनके क्लिक के ऊपर हमको क्या परफॉर्म करना है, इनके क्लिक के ऊपर हमको फ्रेम लेआउट के अंदर फ्रेगमेंट को जो है वो लोड करना है। ठीक है, तो इसलिए तीनों के क्लिक पे हमको 3 अलग अलग फ्रेगमेंट लोड करवाने हैं, इसलिए मैं तीनों का ऑन क्लिक लिस्नर यहाँ बना रहा हूँ। तो तीनों का ऑन क्लिक लिस्नर हमने बना दिया। अब आते हैं यहाँ पे कि हमारे पास हमने 2 फ्रेगमेंट्स तो बना रखे हैं, हमको तीसरे बटन के लिए तीसरा फ्रेगमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम तीसरा फ्रेगमेंट बना देते हैं। तो अभी आपको प्रोसेस पता ही चल गया है कैसे फ्रेगमेंट बनाते हैं। सीधा आपको जावा के अंदर जहाँ पे आपकी जावा फाइल्स होती है उस पैकेज पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फ्रेगमेंट वाले को ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ, फ्रेगमेंट वाला ऑप्शन एक्टिविटी के जस्ट 2 स्टेप नीचे, यहाँ पे आपको जो भी फ्रेगमेंट लेना है, जैसे कि मैं यहाँ ब्लैंक फ्रेगमेंट लेता हूँ। एंड देन जो भी आपको नेम देना है, नेम रिलेवेंट रहना चाहिए। तो सी फ्रेगमेंट जो भी रिलेवेंट लगे आपको उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट में, आप जैसा काम करा रहे हो वैसा नाम देंगे। और यहाँ पे 2 मेथड अभी के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल और दूसरा इसका ऑन क्रिएट व्यू मेथड। बाकी किसी भी मेथड की अभी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हमको रिक्वायरमेंट होगी तब एक एक मेथड को अलग से समझेंगे एंड देन उसको यूज करेंगे। तो जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है आप इन मेथड को हटा सकते हैं, बट बहुत केयरफुली हटाना, ऐसा ना हो कि आप कोई ना कोई मेथड आधा हटाएं, तो उसमें क्या होगा कि आपका कोड में जो है वो एरर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर एक ब्रैकेट ओपन है और दूसरा वाला अगर आप हटा देते हो तो रेड लाइन क्रिएट हो जाएगी, फिर वो उसके अंदर आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप जब भी आप हटाओ कोड को, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आ गए। मैं इसका जो फ्रेगमेंट सी है, जैसे इसका एक बार मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ। आपको जैसी XML के अंदर डिजाइनिंग करनी है वो आप डिजाइन पार्ट करेंगे, और उसके रिलेवेंट जैसा काम करना है, लॉजिक जैसा बिल्ड करना है, वो उसकी जावा के अंदर करेंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि भाई जो मेरा मेन फोकस, अपना मेन फोकस क्या है कि फ्रेगमेंट को लोड करवाना फ्रेम लेआउट के अंदर। तो वो लोड होगा तो पता कैसे चलेगा कि भाई अगर ये ऑरेंज कलर है, ये ब्लू कलर है और इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ, तो हमको यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अगर ये चीज़ है, इतनी क्लिक पे ऐसा कलर आया, दैट मीन्स एक नया लेआउट ओपन हो रहा है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपकी एक्टिविटी का कलर है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि व्हाइट कलर दिख रहा है। तो अगर ये कलर चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स लेआउट लग रहा है वहां पे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड जो है चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो तीनों फ्रेगमेंट्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। अभी हमको काम करना पड़ेगा हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर। अब वो प्रोसेस है फ्रेम लेआउट के ऊपर फ्रेगमेंट को लोड करने का डायनेमिकली। ठीक है, तो जब भी फ्रेम लेआउट यूज आ रहा है, दैट मीन्स आप डायनेमिकली उसको लोड कर रहे हैं। तो जब भी आपको डायनेमिकली फ्रेगमेंट को लोड करना होता है फ्रेम लेआउट के अंदर, तो आपको सबसे पहले फ्रेगमेंट मैनेजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें से आपको फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन क्लास का रेफरेंस मिलता है। और एक्चुअल में आपकी फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन क्लास जो होती है उसके पास कुछ एटॉमिक फंक्शंस होते हैं, वो होते हैं आपका ऐड करना, रिमूव करना और रिप्लेस करना। तो ऐड से आपका फ्रेगमेंट ऐड होता है फ्रेम लेआउट के अंदर, रिप्लेस से आपका फ्रेगमेंट रिप्लेस होता है, और रिमूव से आपका फ्रेगमेंट रिमूव होता है। अब ऐड का मतलब तो नॉर्मल है कि अगर पहले से फ्रेगमेंट है भी या नहीं भी है तब भी ऐड हो जाएगा, लेकिन रिप्लेस और रिमूव के अंदर पहले से फ्रेगमेंट होना चाहिए। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि ये हटेगा और ये लगेगा। रिमूव का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट पहले होना चाहिए, फ्रेगमेंट एक फ्रेम लेआउट के अंदर होना चाहिए, तब हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रेगमेंट एक ही बात करता हूँ,
तो BTN फ्रैगमेंट ए के अंदर हम इसका काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रैगमेंट मैनेजर का रेफरेंस लेना है। तो यहाँ पे फ्रैगमेंट मैनेजर आपको 2 मिलेंगे, एक आपको androidx.fragment.app नाम से मिलेगा और एक आपको android.app नाम से मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, आपको नॉर्मल अगर आपने फ्रैगमेंट लिया android.app.fragment तो आप कौन सा यूज करेंगे, तो आप ये वाला यूज करेंगे android.app वाला, ठीक है। और अगर अपन जैसे कि अपन ने अभी देखा कि आपको सिंपल सा जाके क्या करना है, फ्रैगमेंट्स अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है कि कौन सा यूज करना है, तो आप जहाँ फ्रैगमेंट्स क्रिएट हुए वहां जाके देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऊपर की साइड में। जैसे आपने फ्रैगमेंट क्लास को जब यहाँ पे इंपोर्ट किया होगा तो उसका इंपोर्ट के अंदर एक लाइन ऐड होगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो फ्रैगमेंट की कौन सी क्लास जो इंपोर्ट हुई है, एंड्रॉइड एक्स वाली। तो आपको अब हर जगह जो भी आप फ्रैगमेंट मैनेजर लोगे, फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन लोगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको एंड्रॉइड एक्स वाला यूज करना है, ठीक है। और अगर आपने एंड्रॉइड डॉट ऐप वाला यूज किया है, यहाँ पे अगर एंड्रॉइड डॉट ऐप डॉट फ्रैगमेंट आता है तो सब जगह फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन हो गया, फ्रैगमेंट मैनेजर हो गया, सब जगह आपको क्या यूज करना है, एंड्रॉइड डॉट ऐप डॉट फ्रैगमेंट यूज करना है। तो अब चलते हैं सीधा मेन एक्टिविटी के अंदर। और यहाँ पे हमको कौन सा फ्रैगमेंट लेना है, फ्रैगमेंट मैनेजर एंड्रॉइड एक्स वाला। यहाँ ले लेता हूँ मैं, इसका नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने FM दे दिया इक्वल्स टू। अब ये एक इंटरनल कॉल है, यानी कि एक सर्विस कॉल है, तो इसको हमेशा गेट के थ्रू करते हैं अपन। जब भी हमको कोई सर्विस चाहिए होती है तब भी हम गेट यूज करते हैं, कोई भी एक्टिविटी से कोई रेफरेंस चाहिए होता है तो हम डायरेक्टली गेट लगाते हैं। तो क्योंकि फ्रैगमेंट मैनेजर आपकी एक्टिविटी के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि एक्टिविटी के अंदर ही तो फ्रैगमेंट लगता है, इसलिए यहीं से आपको मिलेगा गेट फ्रैगमेंट मैनेजर। अब इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक सपोर्ट होता है और एक नॉर्मल फ्रैगमेंट मैनेजर होता है। देखो ये जो नॉर्मल फ्रैगमेंट मैनेजर है ये किसके लिए होता है, जब आप एंड्रॉइड डॉट ऐप क्लास का फ्रैगमेंट यूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप एंड्रॉइड एक्स डॉट ऐप नाम की क्लास का जो फ्रैगमेंट है अगर उसको यूज करते हैं एंड्रॉइड एक्स की, यानी कि सपोर्ट, अगर एंड्रॉइड एक्स नहीं है तो वहां पे सपोर्ट लाइब्रेरी होगी, तो अगर उसका यूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, ठीक है। अगर आप उल्टा दे भी देंगे ना तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, यहाँ पे टाइप इनकॉम्पिटेबल की एरर आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ गई, क्योंकि यहाँ पे आपने जो फ्रैगमेंट मैनेजर लिया है वो एंड्रॉइड एक्स वाला लिया है और इधर जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो नॉर्मल एंड्रॉइड डॉट ऐप वाला प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना आप, जो एक बार आपने यूज किया वो पूरी जगह आपको सेम वही यूज करना है। अगर आपने एंड्रॉइड एक्स लाइब्रेरी यूज करी है यानी सपोर्ट लाइब्रेरी यूज करी फ्रैगमेंट के लिए तो थ्रू आउट वही रहेगी, और अगर आपने एंड्रॉइड डॉट ऐप यूज करी तो थ्रू आउट वही रखनी है। अब क्वेश्चन आता है कि ये चीजें आपको पता कैसे लगेगी। देखो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड जो है वो जो भी लेटेस्ट रहेगा ना उसी को इंटीग्रेट करेगा। तो अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो 4 के बाद में या 3 के बाद में यूज कर रहे हैं, 3.3 या 4 के बाद में यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को, तो उसमें बाय डिफॉल्ट वो एंड्रॉइड एक्स लाइब्रेरी को यूज करता है या सपोर्ट लाइब्रेरी को यूज करता है। अगर आप बहुत पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉइड डॉट ऐप डॉट फ्रैगमेंट क्लास यूज होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकता है कि आपको ऐसा कोड दे दे जिसमें उसने इंपोर्ट के अंदर फाइल के अंदर एंड्रॉइड डॉट ऐप यूज कर रखा है, ठीक है, और आपको यहाँ पे कोडिंग करने के लिए बोले कि आप फ्रैगमेंट मैनेजर जो है वो कैसे सेट करना है आपको करने के लिए बोले, तो उस समय आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि फ्रैगमेंट कौन सा लिया है। अगर फ्रैगमेंट एंड्रॉइड डॉट ऐप डॉट फ्रैगमेंट लिया है तो आप हर जगह एंड्रॉइड डॉट ऐप डॉट वाला ही यूज करेंगे, और अगर एंड्रॉइड एक्स या सपोर्ट वाला अगर फ्रैगमेंट यूज किया है तो सब जगह सपोर्ट या एंड्रॉइड एक्स वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन के अंदर। तो यहाँ पे फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन भी आपको 2 मिल जाएंगे, एक एंड्रॉइड एक्स और एक नॉर्मल एंड्रॉइड ऐप। और आप ये देख भी सकते हैं कि ये डेप्रिकेटेड है, यानी कि आने वाले टाइम में ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको ये यूज करना है, तो फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर दिया, FT, इसका नाम FT दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन जो है वो आपका फ्रैगमेंट मैनेजर से मिलता है। तो फ्रैगमेंट मैनेजर का वेरिएबल कौन सा है, FM डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, एक मेथड होता है। जैसे आप इस मेथड को कॉल करोगे तो आप इसका रिटर्न टाइप देख सकते हैं कि फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन का रेफरेंस मिलेगा। और हमको फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन किसके लिए चाहिए, ऐड, रिप्लेस और रिमूव करने के लिए। तो तीनों में से हम एक करेंगे, तो यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ, तो FT डॉट ऐड, और यहाँ पे देखो 2 चीजें मांगता है, किस पे ऐड करना है और क्या ऐड करना है। तो किस पे ऐड करने की बात करें तो फ्रेम लेआउट पे ऐड करना है, तो यहाँ पे पहला जो है आपका फ्रेम लेआउट का रेफरेंस आएगा, और दूसरा किस पे क्या ऐड करना है वो आपका फ्रेगमेंट का रेफरेंस आएगा, मतलब फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखो आप पहले में देख सकते हैं सेकंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, इंटीजर कंटेनर व्यू आईडी, यानी कंटेनर किसको बुलाते हैं, फ्रेम लेआउट को बुलाते हैं, तो उसकी आईडी पास करनी है। इसलिए आप देखेंगे कि मैंने ऊपर फ्रेम लेआउट की आईडी फाइंड नहीं करी है, बाकी तीनों बटन की करी लेकिन फ्रेम लेआउट की नहीं करी। उसका रीजन यही है
कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली आईडी पास करनी होती है, फ्रेम लेआउट का ऑब्जेक्ट पास नहीं करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसकी आईडी पास करेंगे, r.id.container नाम से मैंने दी थी, तो ये रही उसकी आईडी। अब यहाँ पे कौन सा फ्रेगमेंट लोड करना है, तो मेरे को फ्रेगमेंट ए लोड करना है, तो मैं डायरेक्टली इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू ए फ्रेगमेंट और यहाँ पे पास कर दूंगा। आप इसका ऑब्जेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, ए फ्रेगमेंट इक्वल्स टू न्यू ए फ्रेगमेंट, और फिर इस ए फ्रेगमेंट को आगे कॉल कर सकते हैं यहाँ पे इस जगह, या फिर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे आपने उसको एक वेरिएबल में प्रोवाइड करके आगे कॉल किया और यहाँ पे आपने डायरेक्ट कॉल कर दिया। ठीक है, और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, जब तक आप ft.commit नहीं करेंगे तब तक ऊपर के ट्रांजेक्शन के कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होंगे। समझ में आई? तो ट्रांजेक्शन जब तक परफॉर्म नहीं करेगा टास्क, जब तक आपने कमिट कॉल नहीं किया लास्ट में। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो ये 4 लाइन का कोड है जो आपको लिखना पड़ेगा जब भी आपको कोई फ्रेगमेंट को फ्रेम लेआउट के अंदर लगाना है। अब फ्रेगमेंट बी में भी एक काम करना है, बस चेंज क्या है, वहां पे फ्रेगमेंट बी का रेफरेंस देना है। फ्रेगमेंट सी के अंदर चेंज क्या होगा, फ्रेगमेंट सी का रेफरेंस देना है। तो ऐसे अगर मेरे को 10 फ्रेगमेंट हो तो ये 4 लाइन बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर क्या कि मैं मेथड बना लेता हूँ और उसमें हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंस वेरिएबल में फ्रेगमेंट का जो है रेफरेंस ले लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस ऑन क्रिएट मेथड के बाहर आते हैं और यहाँ पे एक नया मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड लोड फ्रेगमेंट, और इस मेथड में हमारे को 4 लाइन का कोड लिख देते हैं। बट यहाँ क्या होगा, जितनी बार भी मैं इस लोड फ्रेगमेंट को कॉल करूंगा हर बार ए फ्रेगमेंट सेट हो जाएगा। मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को क्या करना है कि जो मैं फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट पास करूँ उस फ्रेगमेंट को लोड करवाना है। तो यहाँ पे मैं फ्रेगमेंट का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे भी कौन सा फ्रेगमेंट लेना है, इन दोनों में से एंड्रॉइड एक्स लेना है, क्योंकि हमने अभी तक सब जगह एंड्रॉइड एक्स लिया है। ठीक है, यहाँ एक रेफरेंस वेरिएबल बना देते हैं। अब मैं इसकी जगह इसको कॉल कर दूंगा, यानी कि जब भी लोड फ्रेगमेंट कॉल होगा तो साथ में एक फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिएगा उसको। तो हम फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो जो फ्रेगमेंट का हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो फ्रेम लेआउट के ऊपर लोड हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा आपको लोड फ्रेगमेंट और न्यू ए फ्रेगमेंट, इस केस में क्या करेंगे, लोड न्यू बी फ्रेगमेंट, इस केस में क्या करेंगे, लोड न्यू सी फ्रेगमेंट। तो तीनों फ्रेगमेंट हमने यहाँ लगा दिए। अब एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा वो ये है कि इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप इन बटन पे क्लिक करेंगे तब फ्रेगमेंट जो होगा। अब मैं चाहता हूं जैसे ही एक्टिविटी ओपन हो, बाय डिफॉल्ट एक फ्रेगमेंट तो लोडेड आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ऑन क्रिएट के अंदर डायरेक्टली एक लोड फ्रेगमेंट करके कॉल कर देंगे, जो भी मेरे को बाय डिफॉल्ट ओपन करवाना है। तो मैं बी वाला जो फ्रेगमेंट है वो बाय डिफॉल्ट ओपन करवाना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट का मतलब समझ में आ गया आपको, जैसे ही ऐप ओपन होती है उस ओपन होते ही जो फ्रेगमेंट लोडेड होगा वो ये वाला फ्रेगमेंट होगा। देन वो जहां पे भी बटन क्लिक करता है तो वहां पे दूसरे फ्रेगमेंट लोड हो जाएंगे। वैसे ये वाली जो क्लास में जो मैं डिजाइन आपको बता रहा हूँ, ये डिजाइन काइंड ऑफ सिमिलर है आपकी टैब लेआउट से। तो जब भी हम टैब लेआउट यूज करेंगे तब हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, लेकिन टैब के अंदर एक स्लाइडर होता है। तो स्लाइडर में हम व्यू पेजर यूज करते हैं, जो कि आने वाली जो क्लास है उसमें आपको समझ में आएगा कि टैब को कैसे इंटीग्रेट करना है। बट ये काइंड ऑफ सिमिलर है आपकी टैब से रिलेटेड। तो आप ऐसी डिजाइन नहीं बनाना, आप जब भी आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप टैब लेआउट को यूज करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अगर आपको डायनामिकली रन टाइम पे अगर कोई फ्रेगमेंट को लोड करना है तो कैसे करना होता है। तो इसीलिए मैं ये चीज समझा रहा हूँ आपको। ये अगर आपको डिजाइन में अपने ऐप में लगानी तो इससे बेटर है कि आप टैब यूज करें। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो बी फ्रेगमेंट है वो लोडेड आएगा। ठीक है, अभी इसको चला के देखते हैं अपन। तो इसको चलाने से पहले एक चीज और समझते हैं यहाँ पे कि जब भी ये मेथड कॉल कर रहा है तो हमेशा वो लोड फ्रेगमेंट कर तो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर ऐड के अलावा दो और ऑप्शन होते हैं, एक रिप्लेस का होता है और एक रिमूव का होता है। तो वो कहाँ यूज आएगा, तो रिमूव तो आपका ऐसा यूज आएगा कि जब भी आपको फ्रेम लेआउट से किसी फ्रेगमेंट को हटाना ही है तब हम रिमूव यूज करेंगे। लेकिन यहाँ मैं रिप्लेस को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ऐड क्या करता है, जैसे ये आपका फ्रेम लेआउट है, इसके अंदर मैंने एक फ्रेगमेंट लोड कराया ऐड के थ्रू, अब दूसरा फ्रेगमेंट लोड कराया तो वो एक फ्रेगमेंट के ऊपर दूसरा फ्रेगमेंट लोड हो जाएगा, देन दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे एक ही फ्रेम लेआउट के ऊपर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज अगर आपको ऐसा कुछ करना है तब तो आप डायरेक्टली ऐड करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहली बार तो सिर्फ ऐड हो
बाकी जितनी बार भी जब भी कॉल हो लोड फ्रेगमेंट तो वो रिप्लेस हो, क्योंकि पहली बार ऐड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, रिप्लेस के लिए आपको पहले से एक फ्रेगमेंट चाहिए। तो जो मेरा फर्स्ट फ्रेगमेंट लोड होगा वो ऐड के थ्रू होना चाहिए और बाकी जितने भी परफॉर्म हो लोड फ्रेगमेंट वाले वो सारे रिप्लेस हो, क्योंकि पहले से एक फ्रेगमेंट लोडेड है फ्रेम लेआउट के अंदर। तो हम यही करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फ्लैग वैल्यू पर यहाँ पे हम एक फ्लैग वैल्यू ले लेंगे। एंड फ्लैग कुछ नहीं, मैंने एक नाम लिखा है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब जो आपका बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहली बार लोड होगा वो कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे मैं इसको टैग कर देता हूँ कमेंट करके, डिफॉल्ट फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू को कर देते हैं 0। ठीक है, मतलब इस केस में हमको क्या करना है, जब भी हमको फ्लैग 0 मिलेगा तब हमको ऐड करना है, बाकी सारी सिचुएशन में हमको क्या करना है, रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाकी सब में 1 पास कर दूंगा, या कोई भी आप ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पे कोडिंग में थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो चेंज कैसा होगा, वो यहाँ पे कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लैग की वैल्यू से हम चेक करवाएंगे, सिंपल सा क्या करेंगे एफ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लैग वैल्यू जो आपने ली है उससे चेक करवाना है कि अगर 0 हो दैट मीन्स वो किसके लिए है, ऐड के लिए है। तो यहाँ पे मैं ऐड करवा दूंगा, और एल्स क्या कर दूंगा, एल्स मतलब या तो हम 0 प्रोवाइड कर रहे हैं या 1 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एल्स के सिनेरियो में क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 के केस में हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस में भी आपको ये दो ही चीजें चाहिए होती है, आर डॉट आई डी डॉट कंटेनर और फ्रैगमेंट को हम आगे कॉल कर, क्या लोड करना है, वो फ्रैगमेंट लोड। तो इफ एल्स के अंदर मैंने डाल दिया, मैंने यहाँ पे ब्रेसेस इसलिए नहीं लगाए कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि जब एक ही स्टेटमेंट होता है इफ एल्स के अंदर तो आपको लगाने की जरूरत नहीं। जब 1 से ज्यादा होता है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लाइन का कोड होता है इफ एल्स के अंदर, तो आपको ब्रैकेट्स में डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा इफ एल्स से ये मैनेज कर लिया कि अगर 0 आता है, 0 कब भेज रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम फ्रेगमेंट को लोड कर रहा हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम फ्रेगमेंट लोड होगा तब हमको ऐड कराना है, बाकी सारी टाइम वो क्या करना है, रिप्लेस करवाना है। देखो आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो, तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि रिप्लेस कहाँ यूज आता है, इसलिए मैंने ये चीज करी है। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तो मैं एमुलेटर पे इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऐप स्टार्ट हो गया एमुलेटर के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो आपका फ्रेगमेंट बी है वो ओपन है। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्रेगमेंट बी का जो कलर है वो ब्लू है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ब्लू कलर वाला जो फ्रेगमेंट है वो ओपन है। ठीक है, अब मैं फ्रैग ए पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेगमेंट है वो ओपन हो गया, बी पे हमारा फ्रेगमेंट बी ओपन हो गया, सी पे हमारा फ्रेगमेंट सी ओपन हो गया। तो ये क्या हुआ, नेविगेशन जो है वो मैं यहाँ पे करवा पा रहा हूँ, जैसा कि आपका टैब, बॉटम नेविगेशन इन सब में होता है। इन सब में हम आगे वाली सेशंस में यही सीखेंगे कि टैब को कैसे इंटीग्रेट करना है, बॉटम नेविगेशन को कैसे इंटीग्रेट करना है। तो ये सेकंड पार्ट हुआ जिसमें हमने समझा कि फ्रेगमेंट नेविगेशन पर्पज से कैसे यूज में आता है। तो यहाँ से मैं कहीं पे भी यूजर क्लिक करता है तो यहाँ एक ही जगह पे हमने 3 अलग अलग डिफरेंट लेआउट्स को इंडिपेंडेंटली लगा रखा है, और इनका जो बैकएंड जो लॉजिक भी है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब एक ही जगह आपको कोड करने की जरूरत नहीं है, एक लेआउट का अलग जावा फाइल है, दूसरे लेआउट का अलग, तीसरे लेआउट का अलग। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने पढ़ा फ्रेगमेंट के बारे में कि फ्रेगमेंट क्या होता है, एंड्रॉइड में कहाँ यूज आता है, कैसे हम उसको स्टैटिकली सेट कर सकते हैं, कैसे उसको डायनेमिकली सेट कर सकते हैं, कहाँ डायनेमिकली यूज आता है, कहाँ स्टैटिकली यूज आता है, कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाता है, इन दोनों ही तरीकों को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, मतलब स्टैटिक वे कैसे इंटीग्रेट किया जाता है और डायनेमिक वे कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, और एक्चुअल में जो फ्रेगमेंट होता है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, और फ्रेगमेंट क्यों यूज करना चाहिए, क्या उसकी एप्लीकेशंस होती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।